नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रिवीजन जो आपका 7th पेपर है सेकेंड ईयर के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, यूनिट 2 का आज रिवीजन कराया जाएगा। इसके पहले यूनिट 1 आप लोगों को बता दी गई है, पढ़ा दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। यह लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज जो वीडियो है वो आपकी यूनिट 2 की है। इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी यूनिट समाप्त करने के बाद में आप लोगों को मॉडल पेपर बना करके तैयार करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो यूनिट है इसमें सभी वाद यानी कि आदर्शवाद हुआ, आपका प्रकृतिवाद हुआ, तो इस प्रकार से जितने भी वाद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आपका उठता है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है और कभी कभी नहीं भी आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक आदर्शवाद हुआ और दूसरा आपका जो 2 यूनिटें शुरुआत की हैं, यूनिट 2.1 और यूनिट 2.2, ये 2 यूनिटें जो आपकी हैं आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर में से भी आपसे पूछ सकता है कि आदर्शवाद की परिभाषा दीजिए, या आदर्शवाद किस पर निर्भर करता है, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आदर्शवाद बात कर लेते हैं सबसे पहले आदर्शवाद की, यानी कि आइडियलिज्म की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आइडियलिज्म 2 शब्दों से मिलकर के बना है क्या, आदर्शवाद। इंग्लिश में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो गया, आइडियल और इज्म, ISM। तो दोस्तों इससे मिलकर के बना है जो आपका आदर्शवाद। और कहीं कहीं पर आपको आइडिया भी लिखा मिलेगा। और मेन जो इसमें बात की गई, जिन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा की गई आदर्शवाद पर, तो सबसे ज़्यादा चर्चा की गई कि आत्मा, मन इस जगत के पदार्थ हैं, बाकी सब जो मानसिक रूप है वही सत्य है, बाकी सब चीज़ें असत्य हैं। और इसमें शिव जी की बात की गई, कहा गया कि सत्यम शिवम सुंदरम ही आदर्शवाद की व्याख्या या आत्मा है। आदर्शवाद के बारे में इतना कहा गया। अगर हम थोड़ा सा परिभाषा के बारे में जान लेते हैं तो रॉस जी ने परिभाषा को क्या कहा आदर्शवाद की। रॉस के अनुसार परिभाषा क्या थी, इन्होंने कहा आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं किंतु सबका सार यही है। इन्होंने कहा कि रूप तो अनेक हैं लेकिन सभी आदर्शवादी जिनका सार यही। आदर्शवादी कौन कौन से थे आपके, सुकरात हुए, प्लेटो हुए, डेकार्टो हुए, रोलिंग हुए, और काफ़ी महर्षि जैसे मान लीजिए कि अरविंद घोष, बहुत ही नाम इनका आता है एक दार्शनिकों में भी। तो दोस्तों ये सभी आपके आदर्शवादी थे। तो इसके अंतर्गत रॉस ने कहा कि आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं किंतु इनका सबका सार एक ही है कि मन और आत्मा, क्या कहा गया, मन और आत्मा ही इस जगत के पदार्थ हैं, और जो मानसिक रूप है, जो हमारा मानसिक रूप है वही सत्य है। जो चीज़ें हम देख रहे हैं वास्तविक रूप वो सत्य नहीं है, जो हमारा मानसिक रूप है वही सत्य है, ऐसा कहा रॉस जी ने। इसी प्रकार से ब्रूबरेकर जी ने क्या कहा, ये परिभाषा है और 2 नंबर में आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है आदर्शवाद की। इन्होंने कहा इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है। इन्होंने भी मन पर ही बात की, कहा कि इस जगत को समझने के लिए, इस दुनिया को, इस जगत को समझने के लिए जो मन है वो एक क्या है, केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है। और इस जगत को समझने के लिए क्रियाशीलता से बढ़कर उसके लिए कोई वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से DM दत्ता जी ने क्या कहा, DM दत्ता जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता, क्या किसको मानता है, आध्यात्मिकता को मानता है। जो आदर्शवाद है ये अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। मन, आत्मा ही इस जगत के पदार्थ हैं और जो मानसिक रूप है वही सत्य है।
और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम पर बात की गई। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्रगति व आत्मा का विकास करना होना चाहिए। आदर्शवादी कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, तो हमारे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्रगति होनी चाहिए और आत्मा का विकास होना चाहिए। हम अपनी आत्मा का विकास करें, ना कि वास्तविक चीज़ों का। और जो मानसिक सत्य है वही सत्य है, जो वास्तविक चीज़ें हैं वो सत्य नहीं हैं, ऐसा कहा गया आपके आदर्शवाद में। अगर हम थोड़ा सा जीवन के बारे में बात कर लें, तो मैंने अभी आपको बताया कि आदर्शवाद के अनुसार क्या कहा गया कि जो पदार्थ है, जो चीज़ें हम वास्तविक देख रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास घड़ी है, हमारे पास क्या कहते हैं पानी है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सत्य नहीं हैं। जो हमारा वास्तविक जो भौतिक चीज़ें हैं वो सत्य नहीं है, जो हमारा मानसिक चीज़ें हैं वो ही सत्य हैं, जीवन दर्शन के रूप में आदर्शवाद में कहा गया। और मैंने आपको बताया कि सुकरात, प्लेटो, ये सभी बहुत ही ज़्यादा आदर्शवाद को मानते थे। दूसरा क्या कहा गया कि भौतिक सृष्टि जो है, जो भौतिक सृष्टि है, इसका सत्य एक आभास मात्र है। इस सृष्टि के पीछे कोई ना कोई एक मानसिक सत्य है, यानी कि जो भी भौतिक चीज़ें हमारे पास हैं ये केवल और केवल एक सत्य का आभास मात्र है। इसके पीछे जो है वो कोई है जो कि एक मानसिक सत्य है, मानसिक आधार है, या इसके बाहर भी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो कोई है। यानी कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, इसके पीछे जो भी है, ईश्वर है, आपका परमात्मा जो भी है वो सत्य है, ऐसा मानता है आदर्शवाद। और जो सत्य है वही वास्तविक सत्य है, यानी कि जो चीज़ें, जो इन्होंने कहा कि जो अंतिम सत्य है, कहा जो अंतिम सत्य है, जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक सत्य है। आदर्शवाद के द्वारा यह कहा गया कि जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक सत्य है। और भौतिक पदार्थ में शिव को देखना, यानी कि शिव भगवान की बात हो रही है कि भौतिक पदार्थों में शिव को देखना एक भ्रम है। जो सत्य है और जो शिव है वही वास्तव में सुंदर भी है। संसार में भौतिक पदार्थों की सुंदरता एक आभास मात्र है। हमारे यहाँ एसी लगी है, हमारे यहाँ फ्रिज है, ये सभी भौतिक पदार्थ हैं। इसकी सुंदरता देखना एक आभास मात्र है। वास्तविक सत्य वही है जो मानसिक सत्य है। और सत्यम शिवम सुंदरम की मैंने आपको बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम की इसमें व्याख्या की गई। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं भौतिक जगत जो है, इसमें कहा गया कि भौतिक जगत, जो हमारा भौतिक जगत है वो क्या है? नश्वर है। भौतिक जगत आदर्शवाद में क्या माना गया? नश्वर माना गया। कहा गया कि यह परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। कहा गया यह परिवर्तनशील है और सत्य को स्थायी व अपरिवर्तित होना चाहिए, यानी कि जो सत्य है वो स्थायी होना चाहिए बिना अपरिवर्तित हुए। और जो भी सत्य है, मान लीजिए अगर कोई मर गया है या किसी के यहाँ कुछ हुआ है तो वो वास्तविक सत्य है, उसको अपरिवर्तित होना चाहिए। किसी भी मतलब कुछ भी आ जाए वो सत्य सत्य ही रहना चाहिए, किसी के हित के लिए उसको असत्य नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका जो आदर्शवाद है इसके बारे में कहा गया। आदर्शवाद विकास में विश्वास रखता है, उसका विकास प्रकृतिवाद से भिन्न है। जो प्रकृतिवाद है इससे काफ़ी भिन्न है। आदर्शवादियों के अनुसार विकास का अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है? आत्मा की प्राप्ति। आत्मा की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है, ना कि निचले स्तर पर। और जो प्राणी का विकास करना, उसके मन का विकास करना, उसकी आत्मा का विकास करना, और जो भी अंतिम सत्य है वो किसको मानना? आपका अंतिम सत्ता जो है वो शिव को मानना, सत्यम शिवम सुंदरम की उपासना करना। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर 5 नंबर में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा ही आपका है, और यहाँ पर आप नंबर भी अच्छे गेन कर सकते हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य की अगर बात कर लें
तो यह है आत्म अनुभूति का विकास करना। पहला उद्देश्य क्या है कि आत्म अनुभूति का विकास करना। प्रकृति से परे यदि कोई चेतना सत्ता के रूप में है तो वह कौन है? मनुष्य है। और इस कारण व्याप्त चेतना सत्ता की अनुभूति मनुष्य तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर व्याप्त चैतन्य का विकास ना हो। यह आपका आत्म अनुभूति का विकास करना है। दूसरा क्या कहा गया कि आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। आध्यात्मिक, दूसरा जो उद्देश्य था वो क्या था? आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इसमें क्या कहा गया कि आदर्शवादी विचारधारा भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को, जो आध्यात्म की चीजें हैं, आध्यात्मिक जगत को क्या मानती? सर्वोपरि मानती है। और कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य बालक आध्यात्मिक महत्व को देता है या मनुष्य को नैतिक प्राणी के रूप में अवलोकित करते हैं। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। कहा गया आदर्शवाद में कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो वाकई आपको दोस्तों नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। लगभग में आपको 4.8K यानी कि 4800 लोग वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। लोगों लगा मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद में कहा गया कि बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन करना, जो बालक का सर्वांगीण विकास है उसको बढ़ाना, अनेकता में एकता का दर्शन कराना। यानी कि आदर्शवाद किस बात पे बात करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी संसार में विद्वान भिन्न भिन्न बातों को एकता में सूत्र बांध सकें, जो ईश्वर के नाम से चलती हो, और ईश्वरीय सत्ता को ही इन्होंने सर्वोपरि माना। अनुभूति, जो ईश्वरीय सत्ता है उसकी अनुभूति करना ही इसका लक्ष्य होना चाहिए। सभ्यता व संस्कृति का विकास करना। रस्क ने क्या कहा सभ्यता और संस्कृति के बारे में? थोड़ा देख लीजिएगा। रस्क ने परिभाषा दी सभ्यता और संस्कृति के बारे में। क्या कहा कि सांस्कृतिक वातावरण मानव का स्वचालित वातावरण है अथवा यह मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया का परिणाम है। इसकी रचना या विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। रस्क ने कहा कि जो भी सांस्कृतिक वातावरण मानव का स्वचालित वातावरण होता है और इसी का सृजनात्मक विकास करना, इसकी रक्षा करना, ये सभी क्या होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से आप लोग स्वाध्याय विधियाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आदर्शवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से। आगमन व निगमन विधियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आदर्शवाद की परिभाषा जो कि मैंने आपको बताई, और आदर्शवाद के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 नंबर में आपसे पूछता है तो आदर्शवाद के बारे में आपको लगभग में 3 से 4 पेज लिखना होगा, तभी आपको अच्छे नंबर 5 में से नंबर मिल सकते हैं, या 10 नंबर में भी आदर्शवाद पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बात कर लेते हैं प्रकृतिवाद पर, जिसको हम बोलते हैं नेचरलिज्म या प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद नाम से ही देखिए स्पष्ट है, जो वास्तविक संसार है, जो भौतिक संसार है, इसी कारण से हम प्रकृति को प्रकृतिवाद कहते हैं। यानी कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, आदर्शवाद में क्या माना गया? आदर्शवाद में कहा गया जो भौतिक चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं, जो हमारा मानसिक चीज़ें हैं वही सत्य हैं। भौतिक चीज़ों को असत्य माना गया और उसके पीछे किसी को माना गया कि हाँ ये भौतिक चीज़ें, इसके पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई है इसके पीछे। ईश्वर को माना गया कि सत्यम शिवम सुंदरम की बात की गई थी आदर्शवाद में। लेकिन प्रकृतिवाद में क्या कहा गया? प्रकृतिवाद में कहा गया कि जो भौतिक चीज़ें हैं, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास चश्मा है, हमारे पास चार्जर है, हमारे पास पेन है, हमारे पास कॉपी है, ये सभी चीज़ें आपकी क्या हैं? ये प्रकृतिवाद के अंतर्गत। वास्तविक संसार जो है वो ही भौतिक संसार है।
इसी कारण हम प्रकृतिवाद को क्या भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। प्रकृतिवाद को हम क्या बोलते हैं? भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं कि जो भौतिक चीजें हैं वो ही सत्य हैं। प्रकृतिवादी इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को उत्तरदायी मानता है। इसके अनुसार सभी दार्शनिक समस्याओं का उत्तर प्रकृति में ही निहित है। सोरले ने क्या परिभाषा दी? सुनिएगा, प्रकृतिवाद के बारे में सोरले ने क्या परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि प्रकृतिवाद को नकारात्मक रूप से भली भांति समझाया जा सकता है। यह वह विचारधारा है जिसके अनुसार स्वभाव व निर्माण शक्ति मनुष्य के शरीर को नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ कहा गया कि प्रकृतिवादी विचारधारा बुद्धि का स्थान मानते हैं, पर कहते हैं कि उनका केवल पाठ्य परिस्थितियों तथा विचारों में जो इसकी शक्ति है वो जन्म लेती है। और प्रकृतिवाद भी भौतिकवादियों की भांति आत्मा किस पे? आत्मा, भौतिकवादियों की बात किस पे? आत्मा, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा और सत्ता, परम लौकिक सत्ता जिसको हम बोल सकते हैं कि परम लौकिक सत्ता आदि में विश्वास नहीं करते। आपके आदर्शवादी में इन सभी चीज़ों पर विश्वास किया जाता था, लेकिन प्रकृतिवाद पर ना कि आत्मा, ना ही परमात्मा और ना ही सत्ता या परम लौकिक कोई भी चीज़ हो उस पर विश्वास नहीं किया जाता। जो प्रकृति में चीज़ें दिखाई जा रही हैं वही प्रकृतिवादी चीज़ें हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रकृतिवादी सभ्यता की जटिलता की प्रक्रिया प्रमुख रूप से हमारे सम्मुख आया और इसके प्रमुख नारे प्रकृति की ओर लौटो। आपने सुना होगा ये नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो। एक नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो, एक नारा दिया गया था प्रकृति की ओर लौटो। इनमें कहा गया कि प्रकृति ही सब कुछ है, अगर हम प्रकृति को सही रखेंगे यहां पर तो सभी चीजें सही रहेंगी। लेकिन आपके आदर्शवाद में क्या कहा गया कि जो भौतिक सत्य है वो सत्य नहीं है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारा परमात्मा है वही सत्य है। यहां पर आत्मा और परमात्मा को सत्य नहीं माना गया प्रकृतिवाद में। परिभाषा अगर हम बात कर लेते हैं तो परिभाषा के बारे में प्रकृतिवाद की परिभाषा इसमें कहा गया, रस्क जी ने परिभाषा क्या दी? रस्क के अनुसार परिभाषा क्या थी? प्रकृतिवाद एक दार्शनिक स्थिति है जिसे वे लोग अपनाते हैं जो दर्शन की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं। यह रस्क के अनुसार परिभाषा थी। जोम्स वॉल्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा? प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। भौतिक जगत जो है वही वास्तविक जगत है, जो चीजें यांत्रिक हैं वही वास्तविक हैं, जिन चीजों को हम देख रहे हैं वही वास्तविक है। ऐसा कहा गया आपके प्रकृतिवाद में। तो आशा है आज ये दोनों आपको वाद जो हैं वो समझ में आए होंगे। शिक्षा के लिए उद्देश्य प्रकृतिवाद में, अगर शिक्षा के लिए उद्देश्यों की बात कर लें हम कि शिक्षा में कौन कौन से प्रकृतिवाद में उद्देश्य हो सकते हैं, तो पहला उद्देश्य आपका शिक्षा द्वारा बालक को भावी जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना। बालक को जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उसका विकास करना, मानव में उचित तथा उपयोगी सहज क्रियाओं का उत्पादन करना या उत्पन्न करना, बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्रता पूर्वक विकास करना, बालक के आत्म संरक्षण और आत्म संतोष का जो है विकास करना, बालक के जीवन के संघर्षों को जो जीवन के जो संघर्ष हैं उसके योग्य बनाना बालक को,
प्रकार से दोस्तों आज आपका ये दो जो प्रकृतिवाद था और जो आपका आदर्शवाद था, ये लगभग में अगर विशेषताओं पर बात कर लेंगे तो प्रकृति की वास्तविकताएं, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया, प्रकृतिवाद की विशेषताएं भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद की विशेषताएं, इसके अंतर्गत क्या कहा, प्रकृति की वास्तविकताएं। प्रकृतिवाद में अंतिम जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति को ही अंतिम सत्ता मानता है और मानव प्रकृति पर ही बल देता है। यह इस बात पर बहुत ज़्यादा बल देता है कि जो वास्तविक व प्रकृति में कोई भी अंतर नहीं है, अर्थात जो वास्तविकता है वही प्रकृति और जो प्रकृति है वही वास्तविकता है। यानी कि प्रकृति को ही वास्तविक माना जाता है और वास्तविकता जो है वही प्रकृति है, कोई दूसरा है ही नहीं, इसके ऊपर की कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है आपके प्रकृतिवाद में। मन व शरीर में कोई अंतर नहीं, यानी कि प्रकृतिवाद कहता है कि जो मानव पदार्थ है, चाहे वह मन हो या शरीर हो, दोनों ही इस पदार्थ का परिणाम है। प्रकृति ही वास्तविक सत्ता है, ऐसा कहा जाता है आपके प्रकृतिवाद में। विशेषताओं पे बात हो रही है। प्रकृतिवाद यह कहता है कि जो प्रकृति है, जो संसार है, वही वास्तविक सत्ता है और जो प्रकृति के नियम हैं वो अप्रगतिशील हैं। मानव प्रकृति का जो है वो एक अंग है। समाज में आत्मा परमात्मा नहीं है, जो प्रकृति है वही वास्तविक है। और इसी प्रकार से आज आपके ये दो जो आपके चैप्टर्स थे, यूनिट 2.1 और 2.2, यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.3 से लेकर के और 2.5 तक आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रकृतिवाद और आदर्शवाद पढ़ लीजिएगा अच्छे से, केवल समझिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं केवल उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में आप सभी समझते हैं कि अगर आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो बहुत देर तक आपको याद रहेगा। और पेपर में आपको समझ के ही लिखना है, सेकेंड ईयर आपका ऐसा है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।